हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। काफ़ी दिनों से आप एक चैप्टर को लेकर काफ़ी परेशान थे और वो चैप्टर है लीज अकाउंटिंग। और मैं भी कितने सारे मैसेजेस आए और मैंने भी कई बार सोचा कि इसको जल्दी बना दूं, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारी और क्लासेस में बिजी था। और दूसरी बात ये थी, ये नया चैप्टर था, न्यू चैप्टर। ये पहले आपके सिलेबस में नहीं था, ये फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। और इसमें से मार्क्स जो मैक्स टू मैक्स आएंगे वो 3 मार्क्स आएंगे एज पर योर सिलेबस। लेकिन 3 मार्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके सिलेबस के लिए छोटा है। अदरवाइज लीज अकाउंटिंग इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड है, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। लेकिन आप में सिर्फ आप सिलेबस में पढ़ना लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और इसमें क्वेश्चंस भी काफ़ी कम दे रखे हैं, लेकिन फिर भी जब हम पढ़ ही रहे तो जितना ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश करेंगे आपको हम समझाने का। आइए जी, स्टार्ट हो जाइए। जितनी थ्योरेटिकल बातें पहले डिस्कस करते हैं, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि लीज अकाउंटिंग में है क्या। अगर मैं लीज अकाउंटिंग यहां लिखूं और आपसे कहूं कि मैंने आपको करा दिया है, तो आप क्या कहोगे? कैसी बात करते हो सर, इतने मैसेजेस आपको भेजे, इतना रिक्वेस्ट किया, अभी तक आपने इसकी रिकॉर्डिंग करके भेजी नहीं, और आज आप कह रहे हो कि मैंने इसको करा दिया। सीरियसली मैंने इसको करा रखा है। कैसे करा रखा है तो मैं बताता हूँ कैसे करा रखा है। क्या मैंने आपको हायर परचेज पढ़ाया है? अब तो आप झूठ नहीं बोल सकते, सच सच बोलो। मैंने आपको हायर परचेज पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? यस सर, पढ़ा रखा है। तो ये हायर परचेज इज ऑल्सो व्हाट, वन ऑफ द लीज अकाउंटिंग। मैं इसको ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% लीज अकाउंटिंग कवर हो जाता है हायर परचेज से, लेकिन हायर परचेज पढ़ने से लीज अकाउंटिंग भी कवर हो रहा है। कैसे, ये बातें आज हम करेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, जब मैंने आपको कहा है कि हायर परचेज पढ़ने से लीज अकाउंटिंग कवर हो रहा है, तो आपको काफ़ी राहत मिला होगा कि इसका मतलब है सर जो हायर परचेज में एंट्रीज थी और जो कॉन्सेप्ट्स था, क्या वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आने वाला है? ऑफ कोर्स यहाँ पे आने वाला है। हायर परचेज के एंट्रीज, हायर परचेज के कॉन्सेप्ट्स, वही इंटरेस्ट निकालना, वही सब कुछ करना यहाँ पे भी आने वाला है। लेकिन थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंस है। नया चैप्टर बना दिया है और आप छोटे बच्चे हैं, आप इतनी जल्दी पिकअप नहीं कर सकते हैं, तो आपको लगता है थोड़ा डिफरेंट है ये। अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मुझे बस आपके सामने में 1 या 2 लेक्चर में इसको डिस्क्राइब कर देना है और आप देखना आपको कैसे हो गया। देखिए जी, लीज अकाउंटिंग की कहानी क्या होती है। लीज अकाउंटिंग के लिए मैं चाहता हूं कि मैं पहले बहुत फॉर्मल होने से पहले, फॉर्मली पढ़ाने से पहले, जो मेरे दिल में है, मैं पहले लीज के बारे में बोल देना चाहता हूं कि बच्चे लीज ये चीज़ होता है। देखिए जी, बेसिकली लीज होते हैं 2 तरह के। एक होता है ऑपरेटिंग लीज, दूसरा होता है फाइनेंसिंग लीज। अब आपके कॉन्सेप्ट, आपके क्वेश्चन होंगे, सर आपने लीज के बारे में बताया नहीं और आपने इसको डिवाइड भी कर दिया। सुन तो लो, सब समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। आपके घर में शादी ब्याह होते हैं? यस सर, होते हैं। क्या आपने देखा है कि उसके लिए आप क्या करते हैं? बहुत सारा चीज़ हायर करते हैं, टेम्पररी हायर करते हैं। जो टेंट वाले होते हैं उससे टेंट हायर करते हैं, और जो ग्रॉसरी वाले होते हैं उससे ग्रॉसरी भी हायर करते हैं, और जो कैटरिंग वाले होते हैं उसे कैटरिंग के सामान हायर करते हैं।
मैं सारा एग्जाम्पल नहीं लूँ, मैं सिर्फ एक टेंट का एग्जाम्पल लेता हूँ। आप टेंट हायर करते हैं शादी के लिए, मान लो आपने 2 लाख रुपए का टेंट हायर किया। वो टेंट लगाएगा, शादी से 1-2 दिन पहले टेंट लगाना स्टार्ट करेगा, शादी वाले शाम तक बिल्कुल तैयार। शादी खत्म हुई, अगले दिन सुबह से गेस्ट गए नहीं कि टेंट उखाड़ने शुरू हो जाते हैं। पता ही होगा आपको कि गेस्ट जाते भी नहीं है, उनके अभी जो खाना खाया उनके हाथ सूखता भी नहीं है, उससे पहले टेंट उखड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको टेंट दिया हुआ है। अगर उससे आप कहोगे नहीं मुझे कल सुबह तक रखना या परसों दोपहर तक रखना, तो चार्ज क्या करेगा? वो बढ़ा देगा। बात समझ गए? तो 2 लाख रुपए आपने टेंट का दिया, ये उसका क्या हो गया? रेंट हो गया। इसके पीछे एक शब्द लगा दूं, इसको बोलते हैं लीज रेंट। ये लीज रेंट हो गया, क्योंकि 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए टेंट को आपने लीज पे उससे लिया है और आपने यूज किया, तो बदले में क्या पे किया? उसको रेंट पे किया। इसको क्या बोलेंगे हम? लीज रेंट। मान गए जी? लेकिन जब टेंट वो लगा रहा है और टेंट जब उसको उखाड़ रहा है, टेंट को निकाल रहा, हटा रहा है, इंस्टॉल कर रहा है या अनइंस्टॉल कर रहा है, उस प्रोसेस में अगर उसके सामियाने में कोई टूट फूट होती है, तो क्या उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे? आप मतलब आपके यहाँ शादी हो रही है, आपने बाहर वाले से टेंट मंगवाया है, टेंट वाला आगे टेंट लगा रहा है और टेंट उखाड़ के ले जा रहा है, तो क्या उस प्रोसेस में अगर कोई नुकसान उसका हो तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे? आप नहीं होगे। आपको कि मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बस 2 लाख रुपये दूंगा तुम्हें और मेरे यहाँ टेंट बिल्कुल ठीक लगना चाहिए, बिल्कुल कटा फटा नहीं चलेगा, साफ सुथरा होना चाहिए। आपको 2 लाख देना है सिर्फ। तो उस टेंट में जो डेप्रिसिएशन लगेगा, उस टेंट के एसेट्स के जो भी डेप्रिसिएशन होंगे, जो भी वियर एंड टीयर होंगे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए टेंट ऑनर रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेंट ऑनर। आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ क्या देना है? उसको 2 लाख रुपए देना है, लीज रेंट देना है। एक बात जान लीजिए, इस टेंट के केस में 2 बातें हो गई। एक तो हो गया क्या? टेंट ऑनर जो उसका ऑनर है उसको बोल सकते हैं लेसर। एक हो गया जिसने टेंट हायर किया है, हायरर, उसको बोल सकते हैं यहाँ पे लेसी। क्या बोलेंगे? लेसी। इसका मतलब ये हुआ कि लीज में 2 पार्टीज होते हैं। एक पार्टी क्या होता है? लेसी, और दूसरा पार्टी क्या होता है? लेसर। एक्चुअली लेसर जो होता है वही ऑनर होता है। मैंने टेंट का एग्जांपल दिया, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो और भी बहुत सारे एग्जांपल से। और मैं जान लो कि मैं अभी इनफॉर्मली मतलब कैजुअली अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, फिर देखना मैं बुक से भी समझाऊंगा आपको और कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। पहले समझ लो कि क्या चीज़ है ये। टेंट को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? जनरेटर से रिप्लेस कर दो, लैपटॉप से रिप्लेस कर लो। पुराने ज़माने में टीवी वीसीआर भी लोग क्या करते थे? रेंट पे लाते थे, उनसे भी रिप्लेस कर सकते हो। कोई भी सामान जो टेम्परेली आप रेंट पे लाते हो, ठीक है ना, और उसका रेंट पे करते हो और फिर वो सामान वो ले जाता है, उस सामान का नुकसान अगर कोई हो, वियर एंड टीयर कोई हो, तो उसके लिए लेसर ही रेस्पॉन्सिबल है, लेस ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। तो अगर इस तरह का लीज है तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑपरेटिंग लीज। क्या बोलेंगे इसको? ऑपरेटिंग लीज। आप देख लीजिए, वो टेंट वाला 2 लाख रुपए आपसे लिया, 3 दिन आपके यहाँ टेंट लगा रहा है, उसके बाद क्या होगा? किसी और के यहाँ जाएगा, उसके बाद क्या होगा? कहीं और जाएगा, कहीं और जाएगा। हो सकता है कि वो 20 बार अगर टेंट लगाएगा तो जाके उसकी टेंट की कॉस्ट रिकवर होगी। 20 टाइम्स डिफरेंट घर पे जाके वो टेंट लगाएगा, मान लो, तब जाके उसकी टेंट की कॉस्ट रिकवर होगी। एक बंदे के यहाँ लगाने से रिकवर तो नहीं हो सकती, 2 के यहाँ नहीं हो सकती, 3 के यहाँ नहीं हो सकती। तो ऐसा लीज जहाँ पे उस एसेट की पूरी कॉस्ट एक ही बंदे से रिकवर नहीं हो रहा है, उसको भी क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं। कितने सारे एग्जांपल दे दिया, कितने सारे मेथड्स बता दिया ऑपरेटिंग लीज को पहचानने का। मतलब जो एसेट्स आपने दिया है उस एसेट्स में कोई वियर एंड टीयर हो तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? लेसर होगा।
मान गए जी। उसकी में कोई वियर एंड टीयर हो तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? लेसर रेस्पॉन्सिबल होगा वियर एंड टीयर के लिए, ऑन रेस्पॉन्सिबल होगा। अगर उसकी कोई कॉस्ट है तो वो सारा का सारा कॉस्ट एक ही कस्टमर से या दो ही कस्टमर से रिकवर नहीं हो सकता है, वो कई सारे कस्टमर पास जाएगा तब जाके रिकवर होगा। मतलब एक लेसी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर कॉस्ट ऑफ द टेंट, ठीक है ना। वन लेसी इज नॉट responsible for the cost of entire asset। एक लेसी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, एक लेसी के पास टेंट लगाने से आपकी पूरी कॉस्ट रिकवर नहीं हो जाएगी, तो ये भी इसकी पहचान है। यस सर। तो जितने भी छोटे छोटे चीज आप देखते हो किराए पर लगते हुए, सारे कितने किसके एग्जाम्पल हो गए? ऑपरेटिंग लीज के एग्जाम्पल हो गए। अब इसको और ज़्यादा खींच के कोई फायदा तो नहीं है, ठीक है सर। अगर ऑपरेटिंग लीज समझने में कुछ कमी रह गई तो अब आप समझ सकते हो जब मैं इसको क्या बताऊंगा, फाइनेंसिंग लीज। इसको समझ लीजिए तो ऑपरेटिंग लीज भी आप समझ जाएंगे। देखिए जी, फाइनेंसिंग लीज के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं जी? फैक्ट्री। फैक्ट्री के लिए एक प्लांट एंड मशीनरी चाहिए ना? यस सर। उसकी कॉस्ट है ₹10 लाख। आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप मतलब आप स्टूडेंट, आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो कैसे फैक्ट्री कैसे खुलेगा फिर? प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख रुपए लगाने की क्षमता ही आपकी नहीं है, खुलेगा कैसे फिर? आप आए मेरे पास, आप मान लीजिए हैं मिस्टर ए, आप आए मेरे पास, मैं हूं मिस्टर बी। मेरे से आपने सारी प्रॉब्लम डिस्कस की कि देखो मिस्टर बी, मैं प्लांट एंड मशीनरी खरीदना चाहता हूं 10 लाख रुपए का, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे फैक्ट्री लगानी है। तो मिस्टर बी कहेगा मैं क्या कर सकता हूं? भाई आपको फैक्ट्री लगानी है, आपको प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, 10 लाख रुपए नहीं है तो कुछ और खोल लो, मुझसे क्या हेल्प चाहते हो बताओ? तो मिस्टर ए कहता है मैं आपसे ये हेल्प चाहता हूं कि ये प्लांट एंड मशीनरी आप खरीद लो, 10 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी आप खरीद लो। मिस्टर बी कहता है कि मैं क्यों खरीदूं? मुझे खरीदना होता तब ना जब मुझे फैक्ट्री लगाना होता, जब मुझे फैक्ट्री ही नहीं लगाना तो मैं क्यों खरीदूं? मिस्टर ए कहता है कि आप खरीद कर मुझे दे दो। मैं पागल हूं क्या कि मैं 10 लाख रुपए लगाऊंगा, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करूंगा और तुम्हें दे दूंगा? अरे पागलपंती वाली बात नहीं है, आप मुझे दो तो सही, मैं आपको रेंट दूंगा, उसके बदले मैं रेंट दूंगा आपको, उसके बदले तुम रेंट दोगे मुझे। अगर इतनी तुम्हारी क्षमता है रेंट देने की, तुम खरीद क्यों नहीं लेते? मैं खरीद नहीं सकता क्योंकि खरीदने के लिए 10 लाख रुपए एक साथ चाहिए। रेंट तो फिर भी क्या है, कम रिस्क है, साल भर में रेंट देना दे देंगे आपको हम, हर साल देना है, हर महीने देना है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट देना, देते रहेंगे आपको हम। बी कहता है कि ठीक है, सोच सकता हूं इस बारे में, मैं 10 लाख रुपए लगा सकता हूं और मुझे बदले में रेंट मिलेगा। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर मान लो कि इस प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ जो है इसका 10 ईयर्स है, सपोज करो 10 ईयर्स लाइफ है, ये 10 ईयर्स यूज होगा। कौन कह रहा है? मिस्टर बी कह रहा है। किसको? मिस्टर ए को। मैं तुम्हें प्लांट एंड मशीनरी खरीद कर दे दूं और तुम मुझे रेंट दो, और ऐसा तुमने सिर्फ 2 साल किया, 3 साल किया, उसके बाद तुम वो प्लांट एंड मशीनरी मेरे माथे पर पटक दोगे, रख दोगे, तो मैं क्या करूं फिर उसके बाद? भाई 2 साल 3 साल तुमने चलाया, उसके बाद तुमने रेंट भी दिया और फिर प्लांट एंड मशीनरी आगे मुझे थमा दिया। अब वो प्लांट एंड मशीनरी स्पेशलाइज्ड प्लांट एंड मशीनरी है, कहीं और यूज हो भी नहीं सकता है, तुम्हारे फैक्ट्री के यूज होने वाला प्लांट एंड मशीनरी है, ये जनरल यूज का चीज है भी नहीं, कॉस्टली भी है। मैं क्या करूं उसके बाद? फिर मेरा तो भारी नुकसान हो जाएगा। नहीं बाबा, मुझे ऐसा रेंट नहीं चाहिए। कौन कह रहा है? मिस्टर बी कह रहा है। मिस्टर ए कह रहा है चिंता मत करो, 10 साल उसकी लाइफ है ना, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मैं 10 ईयर्स तक तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी यूज करूंगा
और 10 ईयर्स में कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं होगा। मिस्टर बी कहता है कि अब मैं सोच सकता हूं, अगर तुम 10 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी मुझसे खरीदवाते हो और उसको 10 साल तक रखोगे और 10 साल तक मुझे तुम रेंट दोगे तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूं। लेकिन हमारे तुम्हारे बीच में एक छोटी सी बात और रह गई है। क्या रह गई है? 10 ईयर्स के बाद उस प्लांट एंड मशीनरी की कुछ रेसिडुअल वैल्यू होगी। बच्चे आपको कहानी समझ में आ रही है ना? मुझे तो विश्वास है कि आ रही है। क्या होगी इसकी? रेसिडुअल वैल्यू होगी। मान लो 10 ईयर्स के बाद उसकी रेसिडुअल वैल्यू कितनी बचती है? 2 लाख बचती है। 10 ईयर्स के बाद उस प्लांट एंड मशीनरी की रेसिडुअल वैल्यू होगी और कितनी होगी? 2 लाख होगी। मान लो इस 2 लाख का क्या होगा? अब क्या करूं इसका मैं? तुम मुझे 10 साल तक रेंट दोगे और बाद मुझे थमा दोगे प्लांट एंड मशीनरी, मैं इसका क्या करूं? मुझे इसकी भी कुछ करो। तो कहता ठीक है चलो ऐसा करता हूं, मैं इस 2 लाख रुपए में से 1,50,000 रुपए की तुम्हें गारंटी दे देता हूं। 1,50,000 मैं तुम्हें पे करूंगा। 1,50,000 मैं पे करूंगा, लेकिन मैं 50,000 नहीं पे कर सकता हूँ। तुम्हारे हिसाब से 2 लाख है ना, मेरे हिसाब से 2 लाख नहीं है। मैं तुम्हें 10 साल मशीनरी यूज़ भी करूंगा, उसका रेंट भी भरूंगा और बाद में उसकी रेसिडुअल वैल्यू का 1.5 लाख में पेमेंट कर दूंगा, लेकिन मैं इसको 50,000 पेमेंट नहीं करूंगा। तो जो रेसिडुअल वैल्यू है उसको शॉर्ट में हम आरवी कह सकते हैं, ठीक है ना? और ये गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? जीआरवी। क्योंकि इस रेसिडुअल वैल्यू की जो रेंट पे खरीद रहा मिस्टर ए है, उसने क्या किया? इसकी गारंटी ले लिया कि हम इसको तुम्हें पे करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? जीआरवी, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। लेकिन जिसकी वो गारंटी नहीं ले रहा है वो कहलाएगा यूजीआरवी, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अब आप कहोगे सर मिस्टर बी को तो अभी भी नुकसान हो रहा है क्योंकि 50,000 की कोई गारंटी उसको नहीं मिल रही है। मैं कहूँगा नुकसान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी रेंट डिसाइड होना बाकी है। अभी रेंट तो डिसाइड ही नहीं हुआ। मैंने तो कहा कि रेंट देगा, कौन देगा? मिस्टर ए देगा। किसको देगा? मिस्टर बी को देगा। रेंट कहाँ डिसाइड हुआ? अभी रेंट भी डिसाइड होना बाकी है। लेकिन उससे पहले बता दूं आपको, इस केस में अगर इस जो कहानी मैंने अभी बोली है, ये कहानी सारी बिल्कुल सच एज इट इज सच है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? फाइनेंशियल लीज, फाइनेंसिंग लीज। और इस लीज में भी 2 पार्टी हो गया, एक मिस्टर ए हो गया, एक मिस्टर बी हो गया। मिस्टर ए को बोलेंगे लेसी और मिस्टर ए को क्या बोलेंगे? मिस्टर बी को क्या बोलेंगे? लेसर। मिस्टर बी ही ऑनर है इसका। लेकिन कुछ बातें अभी और भी जाननी बाकी है। सर रेंट तो डिसाइड नहीं हुआ, मिस्टर बी रेंट डिसाइड करेगा, रेंट विल बी डिसाइड बाय होम? मिस्टर बी। तो रेंट की जो वैल्यू होगी ना, वो मिस्टर बी इस तरह से डिसाइड करेगा कि उसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट रेंट से ही रिकवर हो जाएगी। उसकी पूरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10 लाख। मतलब वो इस तरह से रेंट डिसाइड करेगा कि रेंट में उसकी इन्वेस्टमेंट भी और साथ साथ उसका प्रॉफिट मार्जिन भी, वो सारा रिकवर कर लेगा अपना। इतना रेंट वो रिकवर कर लेगा कि बाद में जो उसकी रेसिडुअल वैल्यू बच गई है उसमें उसका कुछ इंटरेस्ट बचेगा ही नहीं। भाई 10 लाख रुपए का मशीनरी उसने उसको दिया और उससे खूब सारा रेंट वसूल लिया, प्रॉफिट भी कमा लिया, बाद में उसकी 2 लाख की वैल्यू बच गई है, उससे कुछ मिला तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मिला तो और भी अच्छी बात। क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने तो कमाई लिया है। एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि अपनी कमाई हो गई है, अपनी रिटर्न वापस आ गई है। अगर इस 2 लाख में से 1.5 लाख मुझे मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो ही फर्क नहीं पड़ता है। इस रेसिडुअल वैल्यू का एक और एग्रीमेंट वो आपस में कर सकता है। क्या एग्रीमेंट कर सकता है? वो उससे कह सकता है कि 10 साल के बाद तुम इस मशीनरी को हमसे खरीद लो। ये भी कह सकता है। कौन कहेगा?
लेसर कहेगा किसको? लेसी को। भाई 10 साल यूज़ करो, 10 साल तक रेंट भरो, बाद में जो उसकी वैल्यू बचती है उसकी ऑनरशिप भी तुम ही ले लो, क्योंकि बची क्या उसकी वैल्यू अब। तो अब आ गया इसके बारे में कहने का समय, ये कहलाएगा फाइनेंसिंग लीज। और ये क्यों फाइनेंसिंग लीज कहलाया? अब बताइए कि यहाँ पे जो ऑनर है वो प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है या लेसी यूज़ कर रहा है? लेसी यूज़ कर रहा है। कितने लेसी? एक लेसी, दो लेसी, तीन लेसी, चार लेसी? सर एक ही लेसी है, क्योंकि पूरे प्रॉपर्टी की जितनी लाइफ है पूरे लाइफ तक का एग्रीमेंट इससे हो गया है। क्या टेंट में ऐसा हुआ था? नो सर, टेंट में ऐसा नहीं हुआ था। टेंट में तो 2 दिन 3 दिन का एग्रीमेंट था, उसके बाद गया। टेंट में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यस, ये डिफरेंस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक ही लेसी होगा जो पूरे लाइफ टाइम तक उस एसेट को का रेंट भरेगा, मतलब नॉन ब्रेकेबल एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट ब्रेक नहीं हो सकता। बात समझ गए? यस सर, उसको नॉन रिवोकेबल एग्रीमेंट बोलते हैं। दूसरी बात, जब प्लांट एंड मशीनरी को अब लेसी यूज कर रहा है तो इस प्लांट एंड मशीनरी में जो वियर एंड टीयर होंगे, जिसको आप डेप्रिसिएशन कह सकते हो, ये कौन बियर करेगा? आपके दिमाग में एक कहानी आ सकती है, सर डेप्रिसिएशन तो हमेशा उसका होता है जो प्रॉपर्टी का ऑनर होता है। यस, डेप्रिसिएशन वो लेता है जो प्रॉपर्टी का ऑनर होता है, लेकिन अभी आप इस तरीके से मत सोचिए, आपको अकाउंटिंग के तरीके से सोचना है। अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन का अधिकार उसी को होता है जो एसेट्स को यूज करता है, ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर, ईयर देयर ईयर यूज करता है। तो यहाँ पे एसेट को यूज कौन कर रहा है? मिस्टर ए यूज कर रहा है। मिस्टर ए कौन है? लेसी है। जबकि मिस्टर बी यहाँ पे मालिक है, ऑनर है, लेकिन फिर भी डेप्रिसिएशन का फायदा किसको मिलने वाला है? डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा? लेसी चार्ज करेगा, क्योंकि पूरे लाइफ टाइम तक मशीनरी को इस्तेमाल किसने किया? लेसी ने किया। अगर मशीनरी में कोई रिपेयर की आवश्यकता पड़ेगी तो कौन करेगा? सर वो भी यही करेगा। अब आइए इसको ऑपरेटिंग लीज से कंपेयर करते हैं। मैंने क्या कहा था कि ऑपरेटिंग लीज में अगर टेंट में कोई नुकसान हो गया, फट गया, कुछ भी हुआ, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था? उसके लिए लेसी रेस्पॉन्सिबल नहीं था, उसके लिए लेसर रेस्पॉन्सिबल था। ये बातें यहाँ पे हो चुकी है। वियर एंड टीयर के लिए ऑनर रेस्पॉन्सिबल था, देखो ना यहाँ पे। लेकिन इस केस में वियर एंड टीयर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? लेसी रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि दोनों का एग्रीमेंट ही अलग अलग है। यहाँ तो वेरी शॉर्ट टर्म, ऑपरेटिंग में तो वेरी शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट हुआ है, यहाँ तो पूरे लाइफ टाइम तक एक ही लेसी को यूज करना है उसको। मान गए जी? तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि फाइनेंसिंग लीज को अगर रिवाइज करो एक बार फिर से, तो यहाँ पे ये है कि लेसर एंड लेसी के बीच का एग्रीमेंट है। लेसर एक्चुअली उसका मालिक है, लेसर उसका मालिक है, लेकिन कहने के लिए मालिक है। एक्चुअली यूज कौन कर रहा है? मिस्टर ए यूज कर रहा है, पूरे लाइफ टाइम वो यूज कर रहा है और उसका वो रेंट भर रहा है। बाद में कुछ वैल्यू उसकी बचेगी तो भी उसको परचेज करने का अधिकार है। इससे परचेज कर लेगा, सीधा सीधा इससे परचेज कर लेगा। बात समझ गए? और इसका रेंट वो लाइफ टाइम भरता रहेगा। रेसिडुअल वैल्यू की कुछ गारंटी भी ले सकता है। रेसिडुअल वैल्यू की जिसकी गारंटी नहीं है उसको अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। अब आइए सुनिए, अब ये बताइए कि मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि मिस्टर बी को लेसी से क्या कमाई हुआ? क्या कमाई हुआ उसको? एक तो उसको रेंट की कमाई हुई ना, रेंट की कमाई, और दूसरी क्या कमाई हुई उसकी? उसकी कमाई हुई GRV की। GRV क्या होता है? गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। मानते नहीं मानते? बताओ, सच सच बताओ। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, दो कमाई हुई उसके पास, एक रेंट की कमाई हुई और एक गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू की कमाई हुई। ठीक है सर। लेकिन सर ये बताइए, ये रेंट उसको कब मिलेगा? ये कब मिलेगा? देखो ना, अगर 10 साल की लाइफ है तो 10 साल है तो पहले साल का रेंट यहाँ मिलेगा, ईयर 1, फिर ईयर 2, फिर ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 उसको मिलेगा। इसको तो पैसा बाद में मिलेगा, किसको? लेसर को। लेकिन लेसर ने 10 लाख रुपया कब लगाया?
वो तो आज के आज लगा दिया। तो जो पैसा लेसर ने आज के आज लगाया उसको क्या बोलेंगे हम? प्रेजेंट वैल्यू। और जो पैसा उसको फ्यूचर में मिलेगा, अब ये देखो, कोई पैसा तुमने आज लगाया है और उसके बदले में रिटर्न तुम्हें फ्यूचर में मिलने वाला है, तो तुम कैसे कंपेयर करोगे कि एक्चुअली तुमने क्या कमाया है? कैसे कंपेयर करोगे? तो ये कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है ना। तो कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? एक काम करना पड़ेगा, जितने पैसे हमको ईयरली मिले हैं ना, उन सारे पैसे का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। 10 साल तक का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उन सब की प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। उस प्रेजेंट वैल्यू को हम 10 लाख रुपए से कंपेयर करेंगे, तब जाके एक्चुअली पता चलेगा मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। बात समझ गए? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि 10 साल तक तुम्हें क्या मिला है? 2-2 लाख रुपए मिला है। और टिल कब मिला? 10 ईयर्स तक। तो आपको देख के क्या लगता होगा? कितना अच्छा लगता होगा कि सर हमें 2 लाख रुपया मिला 10 ईयर्स तक, तो ये 20 लाख तो ये हो गया। और मुझे गारंटीड GRV, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू मिला कितने का? 1,50,000 का। मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा हूँ ना, यहाँ पे 1,50,000 लिया मैंने। देखो ना, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 1,50,000। तो मुझे 2 लाख रुपया पूरे हर साल रेंट भी मिला 10 साल तक, 20 लाख रुपया, और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू मिला कितना? 1,50 का। तो मुझे कुल मिला के रिटर्न कितना मिला? 21,50,000। और मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? मेरी इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख की है। तो मैं इन्वेस्टमेंट को अगर यहाँ से कंपेयर करूँ तो मुझे कितने की कमाई हो रही है? मेरी वो कमाई तो यहाँ देखो देखो कितनी की हो रही है? 11,50,000 की हो रही है। मैं कहूँगा ये तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपके पैसे कब लग गए? अगर मान लो कि अगर आज मैं 2018 की बात करूं या 2019 की बात कर लूं, आपके पैसे कब लगे? 2019 में लग गए। लेकिन आपको पैसे कब मिलेंगे? 2029 तक मिलेंगे। 10 साल मतलब 2029 तक मिलेंगे। तो देखो ना, जो पैसे आज आपके लग गए उसको आप 2029 तक जो पैसे मिलेंगे उनको कंपैरिजन करके आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हो। क्योंकि जानते हो मनी की वैल्यू क्या होती है? इन्फ्लेशन की वजह से घटती जाती है। जो पैसे की वैल्यू आज है वो पैसे की वैल्यू कल नहीं रहने वाली है। इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ कुछ ना कुछ आप लोगों ने। जो पैसे की वैल्यू आज है वही सेम पैसे की वैल्यू कल नहीं रहने वाली है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आज की इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर के रिटर्न से कंपैरिजन किया जाए। तो क्या किया जाएगा सर? यही किया जाएगा जो मैंने बताया अभी आपको। इस 2 लाख की प्रेजेंट वैल्यू, इस 2 लाख की प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, हर किसी की प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। और उस प्रेजेंट वैल्यू को फिर क्या करेंगे हम? कंपैरिजन करेंगे आज के इन्वेस्टमेंट से, तब जाके रियल पिक्चर आपके सामने आएगा। लेकिन अभी मैं जल्दीबाजी में नहीं हूँ, मैं अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे जाऊँगा। उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे और पूछ लेता हूँ, कन्फर्म हो लेता हूँ, तब जाके बात करूँगा। मुझे बताइए कि क्या आपको ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंसिंग लीज के बीच में थियोरेटिकल डिफरेंस आपको समझ में आ गया? पक्की बात? आइए देखिए आपके बुक में इसके थियोरेटिकल डिफरेंस क्या लिखा क्या है, और वहाँ से आप भी पेज पलटिए और देखिए जितनी कहानी मैंने बताई है ना, उस कहानी के बाद देखना कितना अच्छा से आपको समझ में आएगा। देखना जी, देखिए बच्चा सच वाला पॉइंट दे रखा आपको, पढ़ना साथ साथ मेरे आप। देखिए पेज नंबर 13.5 पे फाइनेंसिंग लीज वर्सेस ऑपरेटिंग लीज। मेरे पास इसका पीडीएफ नहीं है तो आप अपनी बुक में देखिए इसको। फाइनेंसिंग लीज इज फॉर लॉन्ग पीरियड 10 ईयर्स। सच सच बोलना, झूठ नहीं बोल सकते, मैं दिखा चुका हूं आपको 10 ईयर्स, विच इज जनरली क्लोज टू यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। कितनी यूजफुल लाइफ थी उसकी? 10 साल की। पूरा यूज किसने किया? एक ही लेसी ने यूज किया। On the other hand, operating lease is of short duration and bears no relation to the economic life of the assets. टेंट का एग्जाम्पल, एक टेंट अगर 10 साल चलने वाला है तो क्या पूरा 10 साल तक मेरे घर में लगा दोगे? नहीं लगा सकते हो। मेरे यहाँ 3 दिन का फंक्शन है, 3 दिन लगाओ, 10 साल अपना जहाँ कमाना वहाँ कमाओ। बात समझ गए? तो वही कहानी है। ऑन द अदर हैंड, ऑपरेटिंग लीज इज फॉर द शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस, बियर नो रिलेशन टू द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट्स। मजा आ गया? यस सर। अब अगर ये थ्योरी आएगा और आप लिख के नहीं आओगे ना तो समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला है। फाइनेंशियल लीज इज नॉन कैंसिलेबल लीज।
मैंने कहा था नॉन रिवर्केबल लीज, जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो. वाइल एन ऑपरेटिंग लीव में बी टर्मिनेटेड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड. टेंट वाला ने ठीक से काम नहीं किया ना, भगा दोगे घर से उसको, ले जाओ भाई, नहीं मैं लगाता तुम्हारा टेंट. लेकिन ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग लीज में ऐसा नहीं कर सकते. कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर, इंश्योरेंस एक्सेट्रा इज बोर्न बाय लेसी. जितने भी तरह के खर्चे होंगे एसेट्स पे, सारा कौन बियर करेगा? लेसी बियर करेगा इन फाइनेंशियल लीज कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एज द कॉस्ट ऑफ दीज एक्सपेंसेस इज बोर्न बाय लेसर इन एन ऑपरेटिंग लीज. आपको लगता नहीं है कि मैंने दिल निकाल कर दे दिया, पूरी बातें एक साथ बता दी आपको, जितनी कहानी समझाई उसमें कुछ भी समझोगे और मुस्कुराते हुए पढ़ोगे तो भी समझ आओगे. देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो रिस्क ऑफ टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस टू द लेसी in an operating lease while the lessee has to bear such risk in the financial lease. इसका मतलब समझो क्या होता है. टेंट के केस में क्या, मैंने अपने यहाँ टेंट कितने दिन लगाया? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन. उसके बाद किसी और के यहाँ लगेगा, किसी और के यहाँ लगेगा. मान लो टेंट की लाइफ 10 साल की है, लेकिन 2 साल बाद ही वो टेंट क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया. आज के ज़माने में ना नए नए फैशन आते हैं, तो टेंट जो है ना वो पुराना हो गया. पुराना मतलब लाइफ से पुराना नहीं हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया. अब उसको कोई यूज़ नहीं करना चाहता है, तो उसका रिस्क किसने बियर किया? उसका रिस्क टेंट मालिक ने बियर किया, लेसर ने बियर किया. हमारे यहाँ टेंट लगाए, हमने बियर नहीं करना उसको. लेकिन अगर ये फैक्ट्री का जो प्लांट एंड मशीनरी है ये आउट ऑफ फैशन हो जाए, इसका लाइफ खत्म हो जाए, लाइफ मतलब ऑब्सलीट हो जाए, लाइफ तो बची हुई है लेकिन अब ये नो यूज़, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, तो इसका रिस्क कौन बियर करेगा? इसका रिस्क मिस्टर ए को बियर करना पड़ेगा. यहाँ पे लेसी बियर करेगा इस केस में. लीज रेंटल आर सफिशिएंट टू रिकवर, लीज रेंटल्स आर सफिशिएंट टू रिकवर द ओरिजिनल कॉस्ट. मैंने क्या कहा था? 2 लाख रुपए का लीज रेंट मिला आपको, 10 लाख रुपए आपने लगा रखा है, लेकिन 20 लाख आपको मिल गया, एक ही बंदे से मिल गया. तो लीज रेंटल्स आर सफिशिएंट टू रिकवर द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एंड रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न. जितनी आप प्रॉफिट चाहते हो वो भी आपको मिल गया और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट भी मिल गया. फॉर द लेसर को मिल गया, मिस्टर बी को मिल गया. इन फाइनेंशियल लीज वेयर एज इन ऑपरेटिंग लीज रेंटल्स आर जनरली नॉट सफिशिएंट टू फुली अमोर्टाइज द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स. अब ऑपरेटिंग लीज में मैंने टेंट को 2 लाख रुपए पे किया, क्या 2 लाख रुपए से उसका टेंट का कॉस्ट निकल गया? नहीं. मैंने एग्जांपल क्या दिया था? ऐसे 20 जगह उसको लगाने पड़ेंगे कम से कम. अब तुम 20 एग्जाम में लिख के मत आ जाना, ये मेरा एग्जाम्पल था, खुद का एग्जाम्पल है, 15 में भी हो सकता है, मुझे क्या पता किस में होगा. तो 2 लाख रुपये आपको लगाने पड़ेंगे, आप लगा दिए, उससे टेंट मालिक का प्रॉफिट रिकवर हुआ नहीं हुआ उसका हेडेक है. लेकिन फाइनेंसिंग लीज में एक ही बंदे से सारे प्रॉफिट सारे कॉस्ट रिकवर हो जाते हैं. देखिए, इन फाइनेंशियल लीज देयर इज जनरली एन ऑप्शन टू बाय द एसेट्स. फाइनेंसिंग लीज में क्या होता है? मैंने क्या कहा था कि जब बाद में उसकी रेसिडुअल वैल्यू बच जाएगी तो लेसी के पास, मिस्टर ए के पास ऑप्शन है. क्या ऑप्शन है? कि उस एसेट को खरीद सकता है एट अ नॉमिनल प्राइस ऑन द एक्सपायरी ऑफ द लीज पीरियड. नो सच ऑप्शन इज इनकॉर्पोरेटेड इन ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट. ऑपरेटिंग लीज में आप टेंट को नहीं खरीद सकते, वो उसका टेंट. बच्चे पक्की बात ना? 100% पक्की बात? यस सर. ये थियोरेटिकल बातें तो सर बिल्कुल समझ में आ गया. यस सर. अब आता है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ व्हाट? लेसी. लिखिए जी बच्चे, हेडिंग लिखिए. इन द बुक ऑफ लेसी. और किस केस में? फाइनेंशियल लीज के केस में. तो इसका मतलब सर फाइनेंशियल लीज के केस में भी आप दिखाओगे लेसी का बुक और ऑपरेटिंग लीज में भी दिखाओगे? यस, दिखाना पड़ेगा, दोनों लीज में दिखाना पड़ेगा. लेकिन उससे पहले मैंने कहा था कि फाइनेंशियल लीज जो होता है, आप याद करो मैंने शुरू में ही कहा था जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी कि फाइनेंशियल लीज जो होता है वो क्या होता है? हायर परचेज. हायर परचेज इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल लीज. हायर परचेज
टाइप ऑफ फाइनेंशियल लीज होता है। कहोगे सर कैसे? देख लो, आप गाड़ी परचेज करते हैं, गाड़ी का एग्जांपल ले लो, कार परचेज करते हैं, एक मालिक ने कार, एक ऑनर ने कार पर, मैंने कार परचेज किया हायर परचेज सिस्टम पे। एक्चुअली मैं पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहा हूं, मैं पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहा हूं, कार को यूज कर रहा हूं, 5 साल 10 साल यूज करूंगा गाड़ी को, बाद में वो गाड़ी की ऑनरशिप भी मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएगी। और जिस बंदे ने मुझे फाइनेंस किया है, गाड़ी का पेपर उसके नाम से बनता है, एक्चुअल मालिक वही होता है, मैं, मेरे पास सिर्फ पोजीशन होता है। हायर परचेज बारे में ज़्यादा डिटेल बोलूंगा नहीं, मैं बहुत बोल चुका हूँ। हायर परचेज केस में मेरे पास, परचेजर के पास सिर्फ पोजीशन होता है, मालिक कौन होता है? उसका वेंडर होता है, लेकिन वेंडर उसको यूज़ नहीं करता है, तो वेंडर को क्या मान सकते हैं यहाँ पे हम? लेसर मान सकते हैं। और जो मैं हूँ, मैं कौन हो गया? लेसी हो गया। अगर मैं इंस्टॉलमेंट टाइम पे चुकाता रहा तो ठीक है, और नहीं चुकाया तो लेसर के पास राइट है उस एसेट को वापस लेने का, क्योंकि मालिक तो वही है। लेकिन मैंने सारे इंस्टॉलमेंट दे दिए तो बाद में उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप भी मेरे नाम से क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है। और यहाँ पे एग्रीमेंट सिर्फ एक ही बंदे के बीच में हुआ है, मेरे और वेंडर बीच में हुआ है, मान गए जी, मेरे और वेंडर बीच में एग्रीमेंट हुआ है। तो देखो ना, सारा कंडीशन फाइनेंसिंग लीज का किसने फुलफिल कर दिया? हायर परचेज ने फुलफिल कर दिया। और ये बातें मैंने क्यों समझाया? इसलिए समझाया कि जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात आएगी, तो जब हायर परचेज के जनरल एंट्रीज आप जानते हो, उसका ट्रीटमेंट जानते हो, तो ये भी आप जानते हो, यहाँ भी वही बात है, सब कुछ वही होगा, लेकिन फिर भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। आइए जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फाइनेंसिंग लीज में। इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले कुछ टर्म्स आपको सीखने पड़ेंगे, उस टर्म्स को पहले समझिए आप। सबसे पहला टर्म्स है, आप भी देख सकते हैं पेज नंबर 13.6 पे, सबसे पहला टर्म्स है डिस्काउंटेड रेट। डिस्काउंटेड रेट जो भी दे रखा होगा 8%, को सर डिस्काउंटेड रेट क्या होता है? देखिए जी, बचपन में आपने एक चीज पढ़ा होगा, ध्यान सुनना, कि अमाउंट इक्वस टू क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 + r⁴n, पढ़ा है ना? यस सर। इस आर को क्या बोलते थे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये सिस्टम क्या था? कंपाउंडिंग था, अमाउंट यहाँ कंपाउंडिंग, इसको क्या बोलते थे? कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते थे इसको, मान गए? यस सर। क्यों? क्योंकि मुझे अमाउंट चाहिए। अमाउंट कब मिलता है? आने वाले वक्त में मिलता है, अभी नहीं मिलता है, फ्यूचर में मिलेगा। तो इस अमाउंट को हम क्या बोल सकते हैं? फ्यूचर वैल्यू बोल सकते हैं। और ये जो पैसा आपने प्रिंसिपल लगाया, कब लगाया? आज लगाया, इसको क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट वैल्यू बोल सकते हैं। और इसमें मल्टीप्लाई कर तो 1 + r⁴n, ठीक है ना? तो प्रेजेंट वैल्यू को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हो, प्रेजेंट वैल्यू को, तो मुझे फ्यूचर वैल्यू मिल जाता है। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? उसको किसका इस्तेमाल किया? मैंने आर का इस्तेमाल किया। ये आर क्या हो गया? ये आर हो गया कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। एक बार गौर से सोचो कि अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता, हम मुझे फ्यूचर वैल्यू दिया होता, बात समझो मैं क्या कह रहा हूं, मुझे फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है और मुझे निकालना क्या? प्रेजेंट वैल्यू। तो क्या कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से बात बनेगी? नहीं बनेगी। तो उस केस में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपाउंडिंग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्काउंटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस सर, डिस्काउंटिंग। तो इसका मतलब सर, जिसको हम कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बचपन से बोलते आए थे, वही डिस्काउंटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यस, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग है। तो फर्क क्या था सर? फर्क ये था कि अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू क्या हो? गिवन हो, और मुझे निकालना क्या हो? टू फाइंड आउट, क्या निकालना हो? निकालना हो फ्यूचर वैल्यू। तो यहां पे हम क्या बोलते थे? कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अगर मुझे गिवन क्या हो? गिवन हो फ्यूचर वैल्यू, और मुझे टू फाइंड आउट, मुझे निकालना क्या हो बच्चों? बोलो ना, मुझे निकालना हो प्रेजेंट वैल्यू। तो उस केस में वही इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? डिस्काउंटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। मजा आ गया बच्चे? यस सर, मजा आ गया।
इस केस में डिस्काउंटिंग वर्ड का इस्तेमाल क्यों हुआ है? क्योंकि 2 लाख रुपया फ्यूचर की है कि नहीं? देखो ना, यहाँ की 2 लाख रुपया है, अब मुझे वैल्यू यहाँ निकालना है, तो बताओ ना मुझे क्या गिवन है? सर मुझे फ्यूचर वैल्यू गिवन है, मुझे फ्यूचर वैल्यू गिवन है, मुझे फ्यूचर वैल्यू गिवन है, फ्यूचर वैल्यू गिवन है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का, और मुझे निकालना क्या है बच्चे? प्रेजेंट वैल्यू। तो बताओ क्या इस्तेमाल करोगे? डिस्काउंटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन एक बात बता दूं आपको, मैं यहाँ पे तो सिंपल तरीके से बोल के पतली गली से निकल गया, लेकिन जब आप सेमेस्टर 5th में जाएंगे, सेमेस्टर 5th में जाएंगे तो वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और वहाँ पे कम से कम 5-6 क्लासेस, यस समझ लो 10 क्लासेस इस पे है, 10 क्लासेस पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 10 क्लासेस, कम से कम 20-25 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो वहाँ तो खूब डिस्कशन होगा इसके बारे में, खूब जम के पढ़ेंगे। लेकिन अभी सेमेस्टर 5th बहुत आगे की बात है, लेकिन मैंने सेमेस्टर 5th का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि अभी आपको काम चलाना है, सिर्फ आपको इसका डिटेल नहीं समझना है। लेकिन फिर भी मैंने जितने आपके बुक में इसके बारे में बोल रखा है उससे कुछ ज़्यादा ही एग्जाम्पल देके मैंने समझा दिया। तो डिस्काउंटिंग रेट समझ गए? यस सर। डिस्काउंटिंग रेट के बाद दूसरा पॉइंट वहाँ पे है, डिस्काउंटिंग रेट के पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट है वहाँ पे मिनिमम लीज पेमेंट। क्या है? मिनिमम लीज पेमेंट, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MLP, मिनिमम लीज पेमेंट। अब इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? लीज रेंटल्स। लीज रेंटल का मतलब क्या हुआ? वही I1 I2 जो भी इंस्टॉलमेंट भरेंगे आप, I3 I4 एक्सेट्रा। जैसे मैंने एग्जांपल 2-2 लाख रुपए का लिया था तो वही लीज रेंटल हो गया। उसके बाद लीज पीरियड, ये सब बात तो आप समझ ही गए। अभी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम? मैंने एग्जांपल लिया था 10 ईयर्स का, अभी मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूँ आपको? लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हायर परचेज की बात करो तो हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ओ ये मैं समझा चुका हूं आपको। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शॉर्ट में GRV। और ये बता चुका हूँ कि लास्ट में जो 2 लाख वैल्यू बची थी उसमें से जितने वैल्यू की गारंटी लेसी ने लिया था, कहानी भी सुन लेना, दोबारा सुन लेना, कोई बात नहीं, तो उसको क्या बोलता है? गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। और जो गारंटी उसने नहीं ली थी उसको क्या बोलेंगे? अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। UGRV, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। यस सर। एक बार उसके बाद एक टर्म और है, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ लीज। एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ लीज। एट द टाइम बिगिनिंग ऑफ लीज। अभी इसके बारे में बताता हूँ। अभी आपको 2 फॉर्मूला मुझे पता है, बताना मुझे। एक कौन सा? एक बताना आपको मिनिमम लीज पेमेंट और दूसरा फेयर वैल्यू। आइए देखिए जी। अब देखिए मिनिमम लीज पेमेंट का जहाँ तक सवाल है उसका फॉर्मूला लिखिए। देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP क्या होता है? पहली बात देखो कि मिनिमम लीज पेमेंट है वो किसको बोलते हैं, फिर से सुनना आप मेरे। ठीक है, चल रहा है लेक्चर्स? ठीक है। मिनिमम लीज पेमेंट क्या होता है? आपने मेरे वाले एग्जांपल में क्या देखा? मैंने 2 लाख पे किया, 2 लाख पे किया, 2 लाख पे किया, 2 लाख पे किया, टिल कब तक पे किया? 10 ईयर्स तक पे किया। फिर बाद मैंने क्या किया था? गारंटी भी लिया था, कितने का? 1,50,000 का, जिसको गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। तो कुल मिला के मैंने क्या पे किया? 2 लाख 2 लाख 20 लाख और प्लस 1.5 लाख, 21,50,000 मैंने पे किया।
किया ना। लेकिन ये मिनिमम लीज पेमेंट तो है, लेकिन अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट, मिनिमम लीज पेमेंट, अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP बोलेंगे। मतलब जो भी आप मिनिमम उसको पेमेंट करते हैं वो मिनिमम लीज पेमेंट हुआ, लेकिन पेमेंट आप फ्यूचर में करते हैं उसकी क्या निकालनी पड़ती है, प्रेजेंट वैल्यू, मतलब डिस्काउंटिंग करके निकालनी होती है। तो कैसे निकालेंगे सर, देखिए अब देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था यहाँ पे, देखो क्या लिखाया था आपको, बचपन वाला फॉर्मूला ये लिखाया था बचपन का फॉर्मूला। देखो जी बच्चों मैं हाईलाइट करता हूँ, ये 6ठी क्लास 7वीं क्लास का फॉर्मूला है। अब मुझे इस फॉर्मूला में बताओ, अगर इस फॉर्मूला में मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे हम, सर प्रेजेंट वैल्यू कस्ट होगा फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर n, नहीं होगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर n, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है उसको मैंने इधर आके डिवाइड कर दिया। यस सर, यही काम इसने यहाँ पे किया हुआ है, देखो ना कैसे निकाला है, निकाला I1 मतलब 1-2 लाख फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर, टाइम क्या होगा 1 होगा यहाँ पे, फिर I2 डिवाइड बाय 1 प्लस r टू पावर 2 प्लस I3 डिवाइड बाय 1 प्लस r टू पावर 3। सर ये 1 2 3 बढ़ते क्यों जा रहा है, कैसी बात करते हो, बच्चे से पूछना चाहिए कि आपको, अगर ये 2 लाख फर्स्ट ईयर के लिए है तो यहाँ 1 लगेगा, ये 2 ईयर में है तो यहाँ 2 लगेगा, ये 3 ईयर में तो यहाँ 3 लगेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उस हिसाब से बढ़ाते जाओगे इसको आप। यस सर, एंड डॉट 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 होगा, अब प्लस लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा IN डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर n। अब प्लस क्या होगा, जो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 1 प्लस r टू द पावर n। ये सर क्या IN, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, उसको भी n पीरियड में मिला है ना, तो 1 प्लस r टू द पावर n कर दिया, और ये GRB है ये भी nth पीरियड में मिला है, तो इसके लिए भी क्या किया 1 प्लस r टू द पावर n। मतलब साफ सी बात है सर, आपने जानते हो क्या किया, आपने 2 लाख इंटू 10 अब प्लस 1,50,000, उसकी आपने क्या निकाल दी, उसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। मान गए जी बच्चे, इस फॉर्मूला से निकाल दी, ठीक है। अब एक बात और था, एक था अनगारंटीड UGRV, कितना एग्जाम्पल दिया था मैंने 50,000 का, ये अनगारंटीड था, इसका भी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV, तो कैसे निकालोगे, UGRV डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर n। ये बात और है कि इसका हम प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, UGRV की पेमेंट लेसी को तो नहीं करना पड़ा, लेकिन लेसर के पास वो ऑप्शन है कि वो कहीं और से क्या कर सकता है, उसको कमा सकता है, किसी को भी बेच के कमा सकता है। तो UGRV को भी हम क्या करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, इसका भी यूटिलाइज करेंगे, जब समय आएगा तो यूटिलाइज करेंगे। अब देखिए जी बच्चे, इसका फेयर वैल्यू क्या होता है, फेयर वैल्यू, मैंने फेयर वैल्यू बारे में बताया नहीं था आपको, फेयर वैल्यू कब, एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, at the time of beginning of the contract। देखो ना, मैंने 2 चीज़ छोड़ा था बताने के लिए आपको, एक बात क्या था, एक था मिनिमम लीज पेमेंट, ये मैंने समझा दिया आपको, मिनिमम लीज पेमेंट जितना भी पेमेंट करते हैं वो सारा मिनिमम लीज पेमेंट है। क्या पेमेंट करते हैं आप, इंस्टॉलमेंट्स, और क्या पेमेंट करते हैं, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। इसका क्या निकालना पड़ता है सर, प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा मैंने क्या छोड़ दिया था बताने के लिए आपको, फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द लीज, ये क्या होता है। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप, अब ये होता है आपका इक्वस टू होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV जानते हो मिनिमम लीज पेमेंट में जब मैं प्रेजेंट वैल्यू बात करूंगा, ये क्या निकला था, देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट ये आया था, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, उसमें इंस्टॉलमेंट भी इंक्लूड है जो कि आप दे रहे हो, और क्या इंक्लूड है उसमें, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी इंक्लूड है।
तो अगर मैंने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू MLP लिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंस्टॉलमेंट का भी हो गया और साथ साथ GRV का भी हो गया, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू का भी हो गया। तो ये क्या हो गया फिर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV। इनको प्लस कर दोगे तो आपको फेयर वैल्यू मिलेगा एज ऑफ टुडे। लेकिन फेयर वैल्यू अगर आज का चाहिए आपको, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप क्या निकालोगे, जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू भी आज की होती है और ये फेयर वैल्यू भी कब की निकालनी है, आज की निकालनी है। यहाँ तक समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो हम अगर अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, जो कि मिलेंगे ही मिलेंगे, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे, यहीं से फेयर वैल्यू से शुरुआत करेंगे। इन बातों को फिर से एक बार क्विक टाइम में रिवाइज कर देंगे, आपके दिमाग में सेट कर देंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं इससे ज़्यादा अभी बोलने की कोशिश करूँगा ना, तो सब जीरो हो जाएगा, ऑफकोर्स जीरो हो जाएगा। तो मुझे अभी इससे ज़्यादा बोलने से मना करो। ज़रूर आप मना कर रहे होंगे, यस सर अभी आप चाय कॉफ़ी लो, कुछ खा पी लो, रेस्ट करो, फिर नेक्स्ट क्लास में तैयार करो, इसको बढ़िया से तैयार कर देंगे। मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी हद तक पढ़ा चुका हूँ, बता कुछ नहीं है, एक मुश्किल से आधा पौने घंटे क्लास लेंगे, कंप्लीट हो चुका होगा। लेकिन जब मैं दूसरी क्लास आपको भेजता हूँ, उससे पहले आप इसको बढ़िया से पढ़ के रखिए, ठीक है बच्चे, पक्की बात, प्रॉमिस के साथ आप करके रखिए। एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1, मैं तो कह भी नहीं सकता आपको ट्राई करने के लिए, अगर थोड़ा सा बुद्धि आप लगाएं तो ट्राई कर सकते हैं, करें तो अच्छी बात है, नहीं तो हम करके दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय एंड सी यू।